नाम तन्मय शाह फ्रॉम अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी। आज आप मेरे पीछे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू अब्रॉड में एमबीबीएस की स्टडीज़ के लिए जाने वाले हैं। तो अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी अपनी एडमिशन प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स विजिट करवाती है, डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाती है और जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट्स है और आफ्टर एमबीबीएस कौन सी फील्ड अभी मूवमेंट में है और उस फील्ड की क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, ये सारी विज़िट हम हॉस्पिटल्स में करवाते हैं जिससे बच्चों को नॉलेज मिले और उनको एक आइडिया है कि मेडिकल फील्ड के प्रति अपना एक अट्रैक्शन बना रहे। तो अभी हम बड़ौदा के अलकापुरी एरिया में संपतराव कॉलोनी में दो डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, डॉक्टर पार्थ शाह और डॉक्टर मीर परेख। जो पार्थ शाह है वो लंग स्पेशलिस्ट है और मीर परेख है जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है। तो दोनों डॉक्टर्स की विजिट करेंगे और बच्चों को ये डॉक्टर्स है जो अपनी चीज़ें अपने मेडिसिन के बारे में गाइड करेंगे और बच्चों को जो भी नॉलेज मिलेगा वो उनकी मेडिकल स्टडीज़ में बहुत ही काम लगने वाला है। तो आइए हॉस्पिटल्स की विजिट करते हैं और स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए गाइड करते हैं। तो ऊपर चलते हैं और डॉक्टर की विजिट करते हैं। तो मेरे साथ है डॉक्टर पार्थ शाह, वो अपना इंट्रोड्यूस करेंगे और डिटेल्स बताएंगे सारी कि आज की विजिट्स में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है और स्टूडेंट्स को अपनी एमबीबीएस की स्टडीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो मैं डॉक्टर पार्थ शाह को इंट्रोड्यूस करता हूँ। साथी हॉस्पिटल से हूँ। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ, यानी लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। यहाँ लंग्स रिलेटेड हर एक बीमारी का इलाज होता है। लंग्स यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो लंग्स में अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, स्मोकिंग रिलेटेड जो लंग्स में डैमेज होता है वो, फेफड़े में पानी भरना, फेफड़े में हवा भरना से लेके फेफड़े की पूरी बीमारी, फेफड़े की जांच यानी दूरबीन से फेफड़े की जांच होती है, उसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। फूंक मार के फेफड़े की कैपेसिटी चेक करते हैं, उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। लंग्स रिलेटेड आईसीयू सर्विसेज, लंग्स रिलेटेड ऑपरेशंस और लंग्स रिलेटेड इंडोर फैसिलिटी और दवाइयाँ तो पूरा इधर अवेलेबल है। सो आज हम लोग हॉस्पिटल विजिट में मेनली लंग्स रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, फार्मेसी, वो सब मैं विजिट कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं। रिगार्डिंग योर एमबीबीएस एंड ऑल दैट, एमबीबीएस के बाद आपका अलग अलग फील्ड्स आते हैं। लाइक एमबीबीएस के बाद एमडी आता है, तो लंग्स के अंदर एमडी भी होता है, सुपर स्पेशलिस्ट लाइक डीएमडी होते हैं। वैसे ही आप फिजिशियन, एमडी फिजिशियंस आते हैं, एमडी स्किन वाले डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं। वैसे अलग अलग ब्रांच एमडी की होती है। वैसे ही सर्जन की जनरल सर्जन ब्रांच और सर्जन में सुपर स्पेशलिस्ट लाइक न्यूरो सर्जरी है, किडनी सर्जरी है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ब्रेन सर्जरी है तो न्यूरो सर्जन है। वो सब एमबीबीएस के बाद हो सकता है। तो आपका भी बीच में कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, बराबर है। तो हम पहले अस्थमा या सीओपीडी या लंग्स के रिलेटेड क्या क्या जांच हो सकती है वो पहले दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग कुछ भी आपका क्वेश्चन है या कुछ भी आगे का हो गया तो हम लोग दिखाएंगे। तो सर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप काइंडली अपने पास नोट रखें और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो रेंडमली आप सर से अपना डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इससे हम लंग्स की कैपेसिटी जांच कर सकते हैं
पेशेंट को हम फूक पर आते हैं और उस पर अपने कंप्यूटर में पता चलता है कि पेशेंट के लंग्स कितने डैमेज है, पेशेंट को अस्थमा है या सीओपीडी है या और कोई लंग्स की बीमारी है। तो इससे फाइब्रोसिस है, कोरोना के बाद जो लंग्स डैमेज हो जाते हैं वो इससे पता चल सकता है। तो ये इसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। ये इमरजेंसी रूम है जहाँ पे पेशेंट सबसे पहले आता है। कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो हम पहले इधर पेशेंट को उसका डायग्नोसिस और साथ साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। ये ईसीजी मशीन है जिससे पेशेंट के अटैक है या पेशेंट के पल्स या हार्ट रेट अनियमित हो जाते हैं तो इससे हम तुरंत ही जांच कर सकते हैं। ये अम्बू बैग है जिससे हम ऑक्सीजन तुरंत पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी मेडिसिन का ट्रॉली है कि कोई भी पेशेंट को जरूरत पड़े तो तुरंत के तुरंत इमरजेंसी में हम इंजेक्शन दे सकें। ये मॉनिटर है जिससे हम लोग पेशेंट का मॉनिटर कर सकते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटर 24/7, बीपी, ऑक्सीजन, पल्स, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके सब इनके अंदर मॉनिटर हो सकता है। तो सबसे पहले पेशेंट इधर आता है, फिर अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी और थोड़ा बहुत कितना सीरियस है उसके हिसाब से फिर आगे का पेशेंट को ट्रायज करता है कि वार्ड में एडमिट करना है, आईसीयू में एडमिट करना है या कहाँ। ओके, इनबिल्ट एसी से लेके लेमिनर एयरफ्लो है जिससे इन्फेक्शन के चांसेस वो सब कम हो जाते हैं। इसके अंदर हर एक तरह के लंग्स के ऑपरेशन के साथ साथ में किसी को हर्निया है, पाइल्स है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, एंडोस्कोपिक सर्जरी है, ब्रोंकोस्कोपी है, सब इधर हो जाता है। इसमें एनेस्थेशिया मशीन आता है जिससे एनेस्थेशिया देते हैं और साथ साथ में हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं पेशेंट को कंटिन्यूअसली। ये लेप्रोस्कोपिक ट्रॉली है जिसमें एंडोस्कोप अटैच करके हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, टीवी में अंदर का देख सकते हैं। तो एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी इसके साथ कर सकते हैं। ये सब मेडिसिन के लिए है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी सर्जरी में यूज होते हैं। और ये ऑटोक्लेव मशीन है जिससे सब इंस्ट्रूमेंट्स स्टराइल होते हैं। तो वी जनरली यूज स्टराइल मशीन इन ऑपरेशन एंड ऑल। ओके, ये पूरा अभी तक हमने जो देखा वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट था, यानी आउट पेशेंट एरिया बोलते हैं। हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी आईपीडी या पेशेंट्स के वार्ड के लिए अंदर है। तो वो हम लोग अलग अलग वार्ड्स है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पेशेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट हम एडमिट करते हैं, इंडोर पेशेंट्स एडमिट करते हैं। जो पेशेंट को इंजेक्शन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है या आगे और कोई दवाई की जरूरत है उसको हम एडमिट करके ट्रीटमेंट देते हैं। ये ऑक्सीजन है जहाँ से ऑक्सीजन आता है तो पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये नेबुलाइजर मशीन है जिससे हम पेशेंट को दवाइयाँ दे सकते हैं, अस्थमा के लिए, सीओपीडी के लिए, सांस की जिसको प्रॉब्लम है उससे दे सकते हैं। ये पेशेंट का आईवी लाइट नहीं हो जहाँ से हम इंजेक्शन और वो सब दे सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक देना है और कोई भी इंजेक्शन देना है ये सब दे सकते हैं। ऐसे ही जनरल वार्ड है, ऐसे स्पेशल रूम, सेमी स्पेशल रूम, टीम्स है, आईसीयू, अलग अलग वार्ड इंडोर हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। आपको कुछ भी लंग्स रिलेटेड या कुछ भी और क्वेरी है हॉस्पिटल रिलेटेड या कैसे आगे पढ़ाई के रिलेटेड या एमबीबीएस के बाद कुछ भी है जितना मैं गाइड कर सकता हूँ आई विल हेल्प यू। तो आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन आपके। What is the duration of your course after MBBS? MBBS there are two types of things, दो तरह के कोर्स हैं। हम डायरेक्ट एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन कर सकते हैं, इंडिया में वो अवेलेबल है। तो जनरली आफ्टर MBBS इट इज 3 years। अगर हमको MD DM पल्मोनरी मेडिसिन करना है तो 3 years MD जनरल मेडिसिन करके फिर 3 years DM पल्मोनरी मेडिसिन करना, तो वो 6 साल होगा। तो दोनों तरह से हो सकता है, MD ऑल्सो एंड DM ऑल्सो। ये जनरली US एंड बाहर से पल्मोनरी मेडिसिन आफ्टर MD फिजिशियंस ओनली।
MBBS के बाद डायरेक्ट हिंदी रेस्पिरेटरी मेडिसिन का कोर्स नहीं होता, बट इन इंडिया बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रेस्पिरेटरी अस्थमा पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, यहाँ पे डायरेक्ट MBBS के बाद ही एंटी रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है। आपने जो अभी देखा उसमें रिलेटेड कुछ आपने ऐसा लगा हो आपको कि जो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको अपनी स्टडीज में कहीं ना कहीं कवर होगा ही। एनी क्वेश्चन? एनीवन? गर्ल्स? एनी सजेशन सर? आप जो अभी बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर से, तो एनीथिंग रिलेटेड कि मतलब अभी एग्जैक्टली कौन सा फील्ड MBBS में कौन सा फील्ड है और उसकी चॉइस वो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या स्पेशलिटीज है जो इन फ्यूचर इनको मास्टर्स के लिए ले सकते हैं। MBBS के फर्स्ट ऑफ मैं सबको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक कि आप MBBS के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। MBBS के बाद अभी बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि MBBS इज द बेसिक्स, सो उसमें पढ़ाई में आप ध्यान दो और मेनली है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल जितना आपको हैंड्स ऑन करोगे, जितना वर्क करोगे, उतना आपको MD में ईजी रहेगा, जब आगे जाके प्रैक्टिस में ईजी रहेगा। तो MBBS इज द बेसिक, वो आपका कच्चा रहेगा तो आगे जाके ND में या उसमें प्रॉब्लम है। तो बेसिकली MBBS में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जो बेसिक सब्जेक्ट आते हैं उस पर आप अच्छे से पढ़ो। फिर ब्रांच तो बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सब ब्रांच में अच्छा स्कोप्स है, बट वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट होता है, चाइल्ड का इंटरेस्ट मिलना वो सब के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट है। बेसिक है जो MBBS अच्छे से करो, जब भी इंटर्नशिप आती है तो प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल फोकस करो कि खुद करो, खुद सीखो, तो वो जाके काम आएगा। इसमें थियोरिटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल पे फोकस करता हूँ। तो स्टूडेंट थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी इतनी इम्पोर्टेंस है, सो आप अपना जो 6 इयर्स का समय जो मेडिकल स्टडीज को दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपको उनको पीरियड को सीरियसली लेना है ताकि आगे जाके आप अपनी स्पेशलिटीज में मास्टर्स बन सकें। ओके, एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ये एकदम नया इनिशिएटिव है जिससे आप लोगों को भी पहले से MBBS के पहले से थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है, आपको भी कंफर्ट जोन मिल सकता है। डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में जाओ या कोर्स में जाओ तो इतना आइडिया नहीं होगा 12th का, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है AEC के द्वारा। सो आई वुड लाइक थैंक यू टू तन्मय साह आल्सो, यू ऑल। और सर एक क्वेश्चन कि आपकी कंसल्टेशन के लिए कोई आना चाहे तो एग्जैक्ट एड्रेस गाइड कर दीजिए, और आपका टाइमिंग क्या रहता है अपॉइंटमेंट बेस, अगर अपॉइंटमेंट लेके आना है तो आपका सेशन सारथी हॉस्पिटल, संपतराव कॉलोनी, अलकापुरी, वडोदरा इंडियन से, और जनरली अपॉइंटमेंट बेस रहता है 11 to 7 और डेली एक्सेप्ट संडे। इमरजेंसी में 24/7 इमरजेंसी होता है, तो यू कैन टेक अपॉइंटमेंट एंड कैन कॉल। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि किसी को भी अगर कहीं से भी हो तो सर की कंसल्टेशंस आप ले सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। ये हमारी एक डॉक्टर 5 साल की हॉस्पिटल्स की कंप्लीट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं जो न्यूरोलॉजी है, और उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वो अपने हॉस्पिटल्स विजिट करेंगे और उनकी स्पेशलिटीज के बारे में बच्चों को गाइड करेंगे। ये है डॉक्टर वीर पारेख, न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट है। तो सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और आगे का पूरा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। यस So I am Dr. Mihir. I am a neurologist. So I did my MBBS and then MD in internal medicine from Gujarat. Then I have done 3 years neurology from Bangalore. After neurology, I have done 1 year fellowship in epilepsy. So I am a neurologist. I practice mainly epilepsy. I do practice adult and pediatric epilepsy. So I will tell you today in detail about what is neurology, but in that mainly what is epilepsy,
how we go ahead in patient with epilepsy. So basically they say, okay, what is India's population? So around 140 crore, okay? So they say out of 101% develop epilepsy. So in India only if we see 1.4 crore patients develop epilepsy. So do you understand what is epilepsy? सीजर आपको पता है? खींच, तो खींच बोलते हैं, फिर वायु, ताड़, आँचकी, वो पता है ना? सीजर, तो जिस पेशेंट को 2 या ज्यादा बार सीजर आता है ना, उसको epilepsy बोलते हैं. खींच पता चल गया सबने? Those patient who has more than 2 seizures, 24 hours apart, it is called epilepsy. So epilepsy के different reason होते हैं. So in India most commonly we see ना, जो बच्चे का जन्म होता है ना, we see कि बच्चा रोया है कि नहीं. You know, everyone we ask first because if the child don't cry, so oxygen level doesn't reach brain properly. That is first they will cause damage to the brain. That is one of the cause of epilepsy. There are different reasons. If someone has head injury, the head injury produces scar in the brain. So that scar can cause seizures and epilepsy. Then there are some disturbance like sodium level comes down, patient can have seizures. Hypoglycemia, so sugar level go down, patient can have seizure. Then if patient can take like excess alcohol and suddenly stop it, patient can have seizure. Then sometimes brain tumor, it can cause seizure. And then sometimes lack of blood supply to brain, it will cause brain stroke and then patient can have seizure. So there are different type of seizures, causes of epilepsy. 12% happens as a genetic cause. If someone in the family have seizures and patient develop epilepsy. So once patient come with epilepsy, there are different type of seizure. Means child is there 5 years old, there is something called absence seizure, in which they suddenly get paused in the school. They're writing in 5-10 seconds, they just get paused. And there are something called generalized seizure, in which you have some movement of hand, leg, eyes go up. And there are something called focal seizure, in which seizure starts just from the one side of the hand. So as a doctor, what we should do? The first thing what we should do is you have to ask the history from those who have seen the seizure, because patient become normal after 2 minutes. The patient don't remember any time what exactly has happened. So what we have to do is we have to ask someone who has witnessed the episode. So that is our first thing. By history, we have to identify it is which type of seizure. Second thing, to diagnose it, we have to do some investigations. Suppose it we describe low sodium can cause seizure, high calcium can cause seizure, low sugar, we have to do some blood reports. Okay, whether patient has that deficiency is not, because it is treatable cause. If we correct that deficiency, patients are normal. Okay. Second investigation, what we do in epilepsy is we do MRI. Because MRI will identify patient has some past head injury, patient has some scar in the brain, rarely any brain tumor has caused seizure, or rarely any lack of blood supply has caused seizure. And third thing, what is most important in any epilepsy patient is EEG. Like you heard ECG, you know ECG. What do we do in ECG? Okay, we put some electrodes nearby heart, it records rhythmic activity of the heart. Like what we do is EEG. We put 21 electrodes above the head and they record electrical activity of the brain. So EEG will tell us from which part of the brain that seizures are coming, in which time. Now, what you do if you are practicing somewhere, okay? If someone nearby you develops some seizure, so what you should do? So ideally, गुजरात में डोंगरी सुंगाड़े, चप्पल सुंगाड़े, that is a very wrong practice. Okay, so what we have to do ideally, if someone gets seizure, बताइए एक बार तो seizure जो life में वीडियो में so you have to turn the patient to one side. Why? Because patient is not conscious. So that saliva comes from the mouth. No, if you are not conscious, so it should not go inside the lung. So if patient aspirate, the saliva goes in the lung, he will end up in pneumonia. Okay. So any patient develops seizure, what you have to do as a doctor or a relative, you have to turn the patient towards one side. That is one thing. Okay. Second thing, you have to use their clothes because their neck turned to one side. Of if there is anything, it should not harm the neck. Okay. Third thing, we should remove any sharp object nearby patient because patient is not conscious. They have some movements, so they should not touch any sharp object. We should not use any onion, any chappals, anything. Whatever we do or don't do, more than 95% time seizure will subside automatically within 2 minutes. So just will turn the patient towards one side. We will use
patient's close, we don't need to stop it. It will automatically stop within 1 to 2 minutes. If it doesn't stop, there are sprays available, midazolam sprays, which we can put over the nose. And if it continues, then you have to go to hospitals. Now, in India, there are a lot of stigma. આને ખેંચ આવે છે તો મેરેજ ના કરાય, આને ખેંચ આવે છે તો બાળકમાં આવશે. Okay, they don't reveal to their relatives. I have some patient કે after marriage they don't disclose to spouse also. They take vitamin medicine, they continue the medicine. So that is wrong. Like epilepsy patient can live normal life. They are normal people only. They just have to take some medicine. Only thing they have to change is they should not drive. Because if you are driving and you get seizure, you can harm to other people. They should not swim. So they can live a normal life basically. All the epilepsy patients. Okay? स्टूडेंट्स आपने 2 दिन पहले ही पेपर में पढ़ा होगा एमएस में एक बच्चा अचानक से उसको खींच आई और अचानक वो एक्सपायर हो गया, शायद आपने पढ़ा होगा एमएस यूनिवर्सिटी में। तो 20-21 साल का ही स्टूडेंट है और कैंपस में बैठा था और अचानक दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए खींच आई और विद इन 10 मिनट में वो एक्सपायर हो गया। तो मतलब एक जस्ट सजेशन कि ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं डे टू डे। तो एनीथिंग पीपल हैज टू प्रिक्योर कि ये चीजें कंट्रोल में रहे या एनीथिंग कि So first thing we have to see really कि whether उसको खींच आती था कि उसको कार्डियक हार्ट अटैक था basically। खींच में ऐसा है कि there is something called SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy। Okay, but it is not common. It is 1,000 to 10,000 people, in which because of seizure there is abnormality in heart rate, in autonomic dysfunction, which can cause death of the patient, but it is not that much common. It is very uncommon. So regarding that child, I don't know much, but we have to take a proper history and evaluate whether it was really seizure or it was a young heart attack. Head we will put over the brain. So like that. Here you can see, like this is patient, okay? Over the head. Okay? There are electrodes here. Okay? So the EEG is going on right now. What do we do in EEG? These are different parts. So this EEG will record electrical activity of the brain. So this blue is the left side of the brain, right is right side of the brain, red is the middle part of the brain. There are different 25 regions of the brain in which the electrical activity is there. So where is the abnormality we have to find in EEG. And what, like their patient will sleep. We put that electrodes you are seeing, that we will put over the head of the patient. And in video EEG, we can record the video also of the patient while recording the EEG. This is where we have tried the electrodes. This is for video EEG. Like video is recording, like EEG also simultaneously tried. So this will tell us from which part of the brain the spikes are coming. What is the abnormality? It is a video EEG. The migraine attack is also part of. Migraine is not epilepsy. Rarely there is something called migralepsy. Yeah, Those who have migraine and aura, they can have seizures. Migraine is a type of vascular headache. It happens in situation that. Migraine is triggers like you go in sunlight. Migraine is more common in female first. Yes. You go in sunlight, you have headache. There is a lot of noise. You travel, you get headache. You are fasting, you are not eating food for a few hours, you get headache. Or during periods, 2 days before or 2 days after, you get headache. So this is migraine, in which the headache lasts for more than 4 hours to 72 hours. One-sided, you have throbbing headache, like the you get vomiting during the headache. With sleep, you become normal. Sir, can stress cause brain stroke? Stress doesn't cause as such brain stroke, but see, brain stroke is more common in older age. Okay, we have young stroke also. Those who have hypertension, those who have diabetes, those who have atherosclerosis, those who are smoking. Okay, but see what stress causes. Stress causes these things like your sugar now
gets more uncontrolled because of its hormones get disturbed because of stress. Okay, so that triggers it. So, as such, cause of stroke is not brain stress, but the risk factors get uncontrolled, and you have more chances of stroke because of that. So, indirectly it will associate with the stroke, but directly it will not cause stroke. Sir, can you guide after MBBS how many years you take to complete your degree and what are the specialties in this field? Okay, so after MBBS for 4.5 years, then 1 year internship, then I studied 3 years MD medicine, then I give exam for neurology, then I studied 3 year neurology, and then again I give exam for epilepsy fellowship, and then I had 1 year epilepsy. So total MBBS के बाद 7 years, ठीक है? And in between gaps were there to appear in the exam, to prepare for the exam, because seats are very less for this subspecialty. Okay. Any more question? And okay, after MBBS you can decide. See, you have to follow your patient. I like medicine, I like neurology, and I was liking epilepsy when I did it. That's why I did it. If someone like gynecology, someone like surgery, someone like pediatrics, they should do it. Don't think this branch has more money, and you think which is your passion. If you work on your passion, automatically you will get passion. You will enjoy what you are doing. So the branch should be selected by your passion, what you like, rather than which is the cream branch. Definitely. Patient. Okay. You should enjoy it. Because that thing you will do full day. From morning 9 to 9, 7 to 8, you will do that full day the work. So you should enjoy that work, basically. सर आपका एड्रेस प्रॉपर गाइड कर दीजिए और आपकी अपॉइंटमेंट्स किस तरफ से है, अवेलेबल वीकली टाइम्स किस तरफ से है. So I am practicing at Gujarat, Vadodara city. So my hospital is in Alkapuri, Sampath Rao Colony. The name is available in Google, Shine Epilepsy Neuro Center. So patient can take appointment online only via website, and patient there is appointment number available on Google. They can take appointment via that only. The number is 90162 46817. So I practice mainly epilepsy. Now my patient is drug-resistant epilepsy patient who are not responding to medicine. So I will be happy to guide any patients for epilepsy. और सर का कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको मेरे लिंक में मिल जाएगा, तो आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं सर से और उनकी कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. Okay, all the best. Thank you, sir. You will do well. तो दोनों हॉस्पिटल्स को विजिट कंप्लीट हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनसे एक रिव्यूज़ लेते हैं कि उनको कैसा लगा सर्विस जो अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी से प्रोवाइड करते हैं, तो आर दे सेटिस्फाइड और उन्हें ये विजिट से क्या रिव्यूज़ रहे वो एक थोड़ा उनसे बात करते हैं. तो मासूम, कैसा रहा आपका विजिट? बहुत अच्छा रहा सर, टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू तन्मय सर कि ऐसे डॉक्टर से उन्होंने अपने पहचान के डॉक्टर से हमें मिलाया और अच्छे से मज़ा आया डॉक्टर से बात करने का और जानने का कि MBBS मतलब आगे कितने क्या है, मतलब कितना टफ है या कितना मतलब क्या प्रोसेस होती है उसकी सब. तो आप आगे भी ऐसे हॉस्पिटल्स विजिट करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली सर. और जस्ट विजिट की तो आपको क्या कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि क्या? सबसे ज़्यादा एपिलेप्सी जो था नीड करने समझा मतलब बहुत ही अच्छा लगा. मतलब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो मतलब ब्रेन के रिलेटेड वो काफ़ी मतलब न्यू भी था हमारे लिए. हमने मतलब 12th में वो ज़्यादा उस पर पढ़ा भी नहीं था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में हमने आज कंप्लीट किया. ओके. और वन मोर क्वेश्चन रेंडमली, एक मिनट भाई, आपने तो सर के सवाल पूछा था, तो क्या आपको गेट सर से सेटिस्फेक्शन आंसर मिले? सेटिस्फाइड मुझे उससे और वहाँ उन्होंने बहुत हमारा टाइम अच्छा स्पेंड हुआ सर और उन्होंने अच्छी जानकारी दी. ऑब्वियसली वो मास्टर पर्सन है तो उन्होंने अच्छे से जानकारी दी तो हमको सबको सेटिस्फाइड कर. ओके. सो अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरफ से आपको ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो आर यू सेटिस्फाइड? और कुछ आप और कमेंट करना चाहेंगे? और कमेंट नहीं, लेकिन बहुत अच्छे उन्होंने हमको सर्विस प्रोवाइड करी है तन्मय सर ने और उनके अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी ने. बस आई एम सो वेरी थैंकफुल टू तन्मय सर.
काव्या, how was your visit? विजिट बहुत ही अच्छी थी, हमें बहुत कुछ जानने मिला। उसमें सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो था डॉक्टर पारेख, जिन्होंने हमें न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में बताया। इट वॉज़ इंटरेस्टिंग, ब्रेन के बारे में जानने में बहुत कुछ मज़े भी आए और नया जानने मिला। और तन्मय सर और उनकी टीम के एफर्ट से हमने ये विज़िट अच्छे से प्लान हुआ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, तो हमें बहुत मज़ा आया और आशा करते हैं कि आगे ऐसे बहुत सारे विज़िट्स हम करेंगे और सब ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? आपने पूरा विजिट किया, उसमें आपको लगा कि कुछ और करना चाहिए या आपकी तरफ से ये विजिट फिर से होनी चाहिए? हाँ, विजिट फिर से होनी चाहिए, तो हम लोग को स्टडीज़ से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए बेसिक के कौन सी फील्ड रहती है, कैसा रहता है इस टाइप से, और हम लोग को आगे और अलग अलग फील्ड का अगर जानने मिलेगा तो हम लोग को भी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी रहेगी कि हम लोग को पढ़ने में क्या आएगा, कैसा रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा था और थैंक यू सो मच कि आपने हमको ऐसा इंफॉर्मेटिव ट्रिप दिया। अच्छा था। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी एमबीबीएस के एडमिशन्स के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ भी करवाती है, जिससे बच्चों को अपने मेडिकल करियर में आगे इनिशिएट मिले और जिस ब्रांच में उनका इंटरेस्ट है उसमें उनको ज़्यादा नॉलेज मिले। आप भी अगर अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आप हमारी किसी भी ऑफिस पे पर्सनली विजिट करके कंसल्टेशंस कर सकते हैं और आप टेलीफोनिक भी हमसे फ़ोन पर बात करके आपका एडमिशन्स की प्रक्रिया आगे कर सकते हैं। आप कृपया करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हो सके उतना हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।